आज अवंतिका बाई जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में इस पावन दिन पर हम सब यहाँ टैगना गांव में एकत्रित हुए हैं। एक बहुत ही गंभीर विषय को लेकर के हम आए थे और ऐसा गंभीर विषय हम अवंतिका बाई जी के उनके जन्मदिन पे उपलक्ष्य में बैठ करके हम चिंतन और मनन करें और ऐसे महापुरुष, महान विभूति अवंतिका बाई के जन्मदिन पर हमारा एक धर्म और कर्तव्य बनता है कि उनके जीवन का मूल्यांकन करें उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में और फिर उनके समकक्ष अपने को रख करके अपना मूल्यांकन करें। उन्होंने कैसा जीवन जिया, कैसी प्रेरणा समाज को दी और हम समाज के लिए, देश के लिए वो क्या योगदान दे रहे हैं, हम किस रास्ते पर हैं। यही महापुरुषों के जन्मदिन मनाने का ध्येय होता है। पर्व मनाने का भी यही होता है। कोई पर्व मनाए तो उस पर्व का भी यही होता है कि हम उस पर अपनी और जिसका हम पर्व मना रहे हैं उसकी तुलना हम करें और जहां कमियां खामियां हैं उनको समीक्षा करते हुए सुधार करें, उन महापुरुषों के रास्ते पर हम चलें। अभी समय हमको ज्यादा इसलिए लग गया कि झांसी आए थे हम और झांसी में आकर के और जिस क्रांति के रास्ते पर हम जनता सरकार मोर्चे के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं और झांसी क्रांति की भूमि है। अवंतिका बाई की तरह ही झांसी की रानी वहां आए तो हमारा मन माना नहीं। हमने एक बार देखा, उस किले को हम भी देख रहे हैं जहां घोड़े पर चढ़ करके झांसी की रानी ने, लक्ष्मीबाई ने उस किले से छलांग लगाई थी घोड़े के साथ। तो वहां उसको देखने में फिर हम वहां थोड़ा घूमने में उस समय फिर वो लग गया, तो इसलिए थोड़ा हम लेट हो गए। उसके लिए हम आपके सामने खेद भी प्रकट करते हैं कि ज्यादा समय लग गया। आज अभी हमने कल स्वतंत्रता दिवस मनाया है, आप सबने मनाया होगा, मनाया नहीं? अब स्वतंत्रता दिवस हमने मनाया 15 अगस्त कल, तो उसका भी हमारा ये बनता है कि 15 अगस्त 1947 को ये देश आजाद हुआ था। किससे? अंग्रेजों से। अंग्रेज क्या कर रहे थे? यहाँ राज कर रहे थे और भारत को लूटने और इसको गुलाम बनाने का प्रयास में लगे थे कि पूरी तरह इस देश को गुलाम बनाया जाए। गुलाम नहीं थे हम, अंग्रेजों के हम गुलाम नहीं थे। क्यों नहीं थे? गुलाम वो होते हैं जो गुलामी को स्वीकार कर लेते हैं। हम 1947 तक अपनी आजादी को बचाए रखने के लिए हम हमेशा 1757 की क्रांति हुई, 1857 की क्रांति हुई और लगातार वो क्रांतियां होती रही, तो हमने कभी अंग्रेजों की दास्तां को स्वीकार नहीं किया। आजादी के लिए हम लड़ते रहे। लेकिन 1947 को क्या हुआ? जो हमारे सामने परोसा गया कि आज भारत आजाद हो रहा है, हमको भ्रम पैदा कर दिया गया कि भारत आज आजाद हो रहा है। वास्तव में मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, 15 अगस्त 1947 के दिन ही हम गुलाम हुए, क्योंकि उसी दिन हमने लड़ना, क्योंकि हमको भ्रम पैदा कर दिया कि ये देश आजाद हो गया। हमने मान लिया। हमने आजादी केवल इस बात को माना कि जो अंग्रेज बैठे थे जिन सीटों पर, जिन कुर्सियों पर, सत्ता के शीर्ष पर, वहां उन्होंने अपने
लोग ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट के माध्यम से वो बिठा दिए। हमने सोचा कि ये तो अब अपने लोग आ गए भारत के सत्ता में, तो अब बेगारत हो गया, ये हमको भ्रम हो गया, तो हमने आजादी के लिए लड़ना वो बंद कर दिया। उसका दुष्परिणाम क्या हुआ? पहले तो मैं 1947 की 15, 14 और 15 अगस्त की जो रात को हुआ, मैं वो बताता हूं आपको। आपने शायद इतिहास में भी ये कहीं पढ़ा नहीं होगा, लेकिन ये चल रहा है मोबाइल पर, ऑनलाइन चल रहा है जो मैं बोल रहा हूं। हमने सरकार के यहां आरटीआई लगाई कि भारत किस दिन आजाद हुआ, किससे आजाद हुआ, किस दस्तावेज के आधार पर आजाद हुआ। राष्ट्रपति भवन से 2.5 साल बाद सूचना आती है, और राष्ट्रपति के यहां से जो सूचना आती है वो कहते हैं हमारे पास आजादी का कब आजाद हुआ, किससे आजाद हुआ या नहीं हुआ, उसका कोई प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। ये तो आया राष्ट्रपति से। और प्रधानमंत्री पीएमओ कार्यालय से क्या आया? उन्होंने कहा, वहां से जवाब आया, भारत कब आजाद हुआ, किससे आजाद हुआ, यह गहन शोध का विषय है। आप किसी भी वर्किंग डे में आइए और भारत की जो दिल्ली में आर्काइव है, जो सारे दस्तावेज हैं, वहां आप खुद खोज करिए, सर्च करिए कि भारत कब आजाद हुआ। एक बात। दूसरा, 15 अगस्त, 14 अगस्त और 15 अगस्त की रात को क्या हुआ? 14 अगस्त 1947 को पूरी दुनिया की जीडीपी में भारत की जो हिस्सेदारी थी, भारत की जो जीडीपी थी पूरी दुनिया की हिस्सेदारी में, वो थी 23%। कब? 14 अगस्त 1947 को। और अगले दिन सुबह 15 अगस्त को जीडीपी घट करके देश की रह गई 3%। 20% जीडीपी एक ही रात में वो खत्म हो गई। उसको कहा गया आजाद भारत। कहां गई वो? 1947 में ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट के माध्यम से सत्ता का हस्तांतरण हुआ, और उसमें क्या हुआ? अंग्रेजों ने कहा कि अब भारत आजाद हो रहा है, इसलिए अपनी मुद्रा जो है आप छापिए, और हम अपनी रानी की जो मुद्रा है, जिसका शासन था उस वक्त तक, उस मुद्रा को हम वो ले जा रहे हैं। वो मुद्रा क्या थी? वो जो मुद्रा थी उसका जब आकलन किया गया, मूल्यांकन किया गया, तो 14 अगस्त 15 अगस्त की रात को 4.25 लाख टन सोना लेकर के अंग्रेज गए थे उस रात को, जिस दिन आजादी का जश्न मनाया। रात को 12 बजे कितना? 4.25 लाख टन ये लेकर के गए हो। क्योंकि जो रुपया छपता है, रुपया जो है, अभी आपको मैं भ्रम दूर करूंगा आपका कि ये जो हमारे हाथ में नोट है या सिक्के हैं, गलती से, दुर्भाग्य से हमने इसको रुपया मान लिया, जबकि ये रुपया नहीं है। क्यों नहीं है रुपया? ये जो हमारे हाथ में है ये रुपया नहीं है। कैसे नहीं है? तो मैं प्रमाण के साथ कह रहा हूं, प्रूफ दे रहा हूं मैं। प्रूफ ये है, 8 नवंबर 2016 का भारत के प्रधानमंत्री का भाषण है, और वो शाम को 8 बजे का भाषण है। गूगल पर है, यूट्यूब पर पड़ा है। आप उस भाषण को निकालिए जो देश राष्ट्र के नाम संबोधित किया है। 8 नवंबर 2016 तो भाषण है, देश को संबोधित किया है। उस देश को संबोधित में यूट्यूब पर है, आप देख लेना। उसमें प्रधानमंत्री आकर के
क्या कहता है कि हम इस संकल्प के साथ आए हैं कि भारत को भ्रष्टाचार से मुक्त करना है, आतंकवाद से मुक्त करना है और काला धन से मुक्त करना है। ये 3 बातें 3 बार बोली है। और इसका जो कारण है भ्रष्टाचार का, काले धन का और आतंकवाद का, इसका मूल कारण बताया प्रधानमंत्री ने, वह है बड़े नोट। इसलिए हमको तीनों चीजें, भ्रष्टाचार, आतंकवाद और काला धन, ये खत्म करना है। इसलिए आज रात को 12 बजे के बाद 1000 का और 500 का करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेगा। ये मेरे शब्द नहीं है, ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं। क्या बात कही उसने? करेंसी नोट। करेंसी क्या हमारी? मुद्रा क्या हमारी? रुपया। तो करेंसी का नोट मतलब मुद्रा का नोट, मतलब रुपए का नोट, लीगल टेंडर नहीं रहेगा, ये बोला। इसका मतलब रुपए का जो नोट, ये रुपए का नोट है, रुपया नहीं है। रुपया देने के लिए हर नोट पर आरबीआई के गवर्नर ने वचन दे रखा, मैं धारक को जितने रुपए का नोट है उतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं। तो ये क्या हुआ? ये रुपए का नोट है, रुपए की पर्ची है, रुपए की रसीद है। हम जो खेतों में गेहूं, गन्ना, गुड़, चना, मूंग, उड़द जो पैदा करते हैं और उसको जो दियाते हैं मंडी में, तो आड़ती हमको क्या देता है? गवर्नर का वचन पत्र देता है। काय का? रुपए का नोट में। और उस पर गवर्नर ने वचन दे रखा। तो हमको करना तो यह चाहिए था कि उस पर्ची को लेकर के हमको आरबीआई का जो बैंक है, जो शाखा है उसकी, वहां जाना चाहिए कि हम गेहूं बेच करके आए हैं, जो हमारी 6 महीने की 1 साल की कमाई है, और आड़ती ने मेरे गेहूं के बदले तेरे गवर्नर के का वचन पत्र दिया है। अब गवर्नर के वचन के अनुसार मुझे मेरा रुपया चाहिए, मुझे मेरा रुपया दो। ये हमको मांगना चाहिए था, लेकिन हमने नहीं मांगा, क्योंकि हमने उसी को रुपया मान लिया और उसी से हम लेन देन करने लगे। रुपया हमारा कहां है? वो आरबीआई के पास है। रुपया हमने मांगा ही नहीं। अब आप कहोगे तो फिर रुपया क्या है? ये सवाल हमारे मन में भी आया। भाई जब प्रधानमंत्री लीगल टेंडर बता रहा है इसको, रुपए का वैध निविदा, वो होता है रिप्रेजेंटेटिव, जो रिप्रेजेंट कर रहा है। ये नोट रुपए को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब वचन पत्र है उसका। अब हमने कभी मांगा नहीं। अब सवाल आता है रुपया क्या है? एक विषय रह गया इसमें, वो विषय रह गया, उसमें भी ध्यान देना चाहिए। आतंकवाद, भ्रष्टाचार और काले धन का क्या कारण बताया? बड़े नोट। अब 1000 का और 500 का करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेगा। चलो जी, मान लिया हमने। 1000 का नोट बंद कर दिया रात को। अगले दिन कौन सा आया? 2000। अब वो 1000 से बड़ा है, छोटा? दुगनी पावर है उसकी, वैल्यू दुगनी, और साइज उसका 1000 के से छोटा। और 500 की जगह कौन सा आया? 500 का। तो नोट, बड़े नोट बंद किए या बड़े नोट लॉन्च किए? लेकिन 140 करोड़ लोग ताली बजा रहे। प्रधानमंत्री ने चला मास्टर स्ट्रोक, चला, बजा रहे नहीं। भ्रष्टाचार पे चोट गंभीर। मैं कह रहा हूं आतंकवादियों पर, काले धन वालों पर, उनके लिए
ये सुविधा करी या चोट करी? सुविधा। सुविधा भाई उनके लिए तो सुविधा कर दी, 1000 की जगह 2000 नोट जो लॉन्च कर दिया, और हम ताली बजा रहे हैं, हम थाली बजा रहे हैं, हम दीपक जला रहे हैं। ये तो उसने भी। अब खैर, अब आते हैं रुपया क्या है। रुपया है किसी भी वस्तु के मूल्य को मापने का मापक। मापक मतलब बाट। जैसे मैंने अभी आ रहा था रास्ते में, तो दोनों तरफ मूंग बू रही है, उड़द बू रहे हैं। उड़द है ना। अब ये उड़द हम 6 महीने में या 3 में, जितने दिन की फसल है, इसको पैदा करेंगे हम। अब हमारे खेतों में मात्र उड़द ही उड़द है, तो केवल उड़द से तो काम नहीं चलेगा। तो जब हमने उड़द पैदा किए, बाकी जो जरूरत की चीजें हैं उड़द दे करके बाकी चीजें लाएंगे। लेंगे नहीं लेंगे अपनी जरूरत की? तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वस्तु विनिमय, मतलब धन के बदले धन। मुझे आज मक्का की रोटी खानी है, मेरे घर गेहूं का आटा है, खानी है मक्का की, आटा मक्का का है नहीं, तो मैं क्या करूंगा? अड़ोसी पड़ोसी से पूछूंगा कि भाई किसी के मक्का का आटा है, तो गेहूं का आटा दूंगा और मक्का का लूंगा। तो इसे कहते हैं बराबरी, लेन देन हुआ बराबरी में। अब जब लेन देन बराबरी में हुआ, तो रुपया कोई ऐसी चीज नहीं है। रुपया बाट है किसी भी वस्तु के मूल्य को मापने के लिए, मापक है। अब हमारे महापुरुषों ने मापक बनाए। क्यों बनाए? क्योंकि हम, हर गांव, हर किसान अपनी जरूरत से ज्यादा पैदा करता है। तो जो ज्यादा है अपनी जरूरत से, अपने साल भर के लिए, 2 साल के लिए, 6 महीने के लिए घर में जरूरत का सामान रख करके बाकी वो बेचता है। तो कैसे बेचेगा? मतलब गेहूं बेचने, तो तोल के देगा। तो तोलने का जो मापक है वो क्या है? वो किलोग्राम है। किलोग्राम से तोल करके देगा। तो वो क्या है? तोल का मापक है, भार को मापने का मापक है किलोग्राम। कोई चीज, कपड़ा बनाया गांव में किसी ने, या अपना खड़ा है, वो मुझको ज्वार बेचनी है, खेत में ज्वार खड़ी है, वो बेचनी है किसी को, तो उसको नाप करके दूंगा। तो नापने का मापक क्या है? वो है मीटर। मीटर से नाप के देंगे नहीं। अब एक हमारे भैंस बन रही है, जरूरत से ज्यादा दूध है, तो किसी जरूरतमंद को देंगे। तो दूध को नापने का वो लीटर है, ये मापक है। अब मैं किसी के यहाँ काम करूंगा, मजदूरी करनी है मुझे, तो कैसे करूंगा? आप में से कुछ लोग हो सकता है नौकरी करते हो कहीं, तो कैसे करते हैं? घंटे। तो उसका मापक है, वो करते हैं समय से, और समय का मापक है घंटा। ठीक इसी तरह हमारे कानून में ये है, ये जो मापक है, मापक का मानक वो निश्चित होगा और स्थिर होगा, और इसको घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। अगर किसी ने भी इसके साथ, मानक के साथ छेड़खानी की, तो कानून में आजीवन कारावास की सजा है। इसलिए कई बार देखा होगा, पहले दुकानों पर छापे मारते थे, बाट चेक करते थे, कम ज्यादा तो नहीं है, किसी के साथ चीटिंग तो नहीं हो रही, फ्रॉड तो नहीं हो रहा, घटतोली तो नहीं हो रही। लीटर हमने देखा, जो दूधिया होते थे वो दूध निकलवा देते, तो जो लीटर होता था उनका, उसको ठोक पीट करके नीचे पे भी निकाल लेते थे उसकी। तो क्या है? वो चीटिंग है, वो बेईमानी है, ज्यादा दूध लेना 1 लीटर में। लीटर का जो मापक है वो है 1000 मिलीलीटर। मीटर का मानक है 1000 मिलीमीटर। किलोग्राम का मानक है 1000 ग्राम। समय का मापक है घंटा, और घंटे का मानक है 60 मिनट, और 1 मिनट का मानक है 60 सेकंड। तो ये मानक तय किए हमारे महापुरुषों ने। इसी तरह तोल के देना, नाप करके देना। अगर कोई लिक्विड है, दूध है, तेल है, तो उसको लीटर से नाप कर देना।
इसी तरह जो वस्तु हम दे रहे हैं उस वस्तु को उसकी कीमत तो लगेगी। तो उस किसी भी वस्तु के मूल्य को निर्धारित करने का, मूल्य को मापने का जो मापक है वो उस देश की मुद्रा होती है, समाज की। तो मुद्रा मापक है और मुद्रा का मानक निश्चित और स्थिर है, उसको कोई घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। यह कानून में है, आईपीसी की धारा 489 उसमें स्पष्ट है। अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 178 उसमें स्पष्ट है कि मानक को घटाना बढ़ाना, छेड़खानी करना, नकली बनाना, छापना, लेना देना, मांगना, इसमें आजीवन कारावास की सजा है। अब बात आती है रुपया क्या है और उसका मानक क्या है। तो मैं आपको बताता हूं, कानून के आधार पर पेपर करेंसी एक्ट 1882, कोइनेज एक्ट 1906, आरबीआई एक्ट 1934, इसके आधार पर जो 1 रुपया है चांदी में, वो है 1 तोला चांदी। 1 रुपया 1 रुपया है 1 तोला चांदी, ये है चांदी में। तो 1 रुपया जो कहते हैं वो कहते हैं 1 तोला चांदी। अगर इसको सोने में करें तो हमारे 2 सिक्के बनाए हमारे महापुरुषों ने, एक को बोलते थे रुपया और दूसरे को बोलते थे मोहर। मोहर होती थी सोने की और रुपया होता था चांदी का। रुपया होता था 1 तोला चांदी, वो होता 1 रुपया, और 1 तोला सोना वो होता था 1 मोहर। और 1 मोहर पेपर करेंसी एक्ट 1882 के अनुसार 1 मोहर बराबर 15 रुपए है, और वो आज भी है। 1 रुपया 1 मोहर बराबर 15 रुपए। तो 1 मोहर है 11.664 ग्राम शुद्ध सोना 24 कैरेट, उसमें 15 की भाग दे दो तो 1 मोहर का 15वां हिस्सा वो भारत का 1 रुपया है। हमारी जो मुद्रा है और रुपया है, और वो है 15वां हिस्सा। जब निकालते हैं 1 तोले मोहर में जब भाग देते हैं 15 की, तो आता 777 मिलीग्राम गोल्ड 24 कैरेट, ये भारत का 1 रुपया है। अब इन्होंने उस रुपए के बदले हमारा सोना तो रख लिया आरबीआई में। क्यों रखा? इसलिए रखा, कभी इन्होंने कहा, और ये अंग्रेजों ने किया, क्या किया? उन्होंने कहा कि भाई आपको सिक्कों को ले जाने में, मोहर को ले जाने में, रुपए को ले जाने में वजन हो जाता है, लाने ले जाने में दिक्कत होती है, लूट हो जाती है, चोरी हो जाती है। तो आप एक काम करिए, आप अपने सिक्के तो यहां जमा कर दीजिए और हम आपको रसीद दे रहे हैं, नोट दे रहे हैं लिख करके, और हमारी वहां भी जहां आपको जाना है लेकर के, वहां भी हमारी दुकान है या हमारी शाखा है। आप इस पर्ची को वहां दिखाना और अपने सिक्के ले लेना। इस आधार पर इन्होंने वो चला दिए। जब वो चलने लगे तो लोगों को बड़ा सरल लगा, कभी ठीक है हमारे सिक्के तो रखे हैं वहां, जब जी मार्ग ले लेंगे। और वो 2 पीढ़ी निकल गई। अब वो हम क्या है कि भाई वहां जाएंगे, सिक्के लेंगे, फिर दिक्कत आएगी। जहां से हमने माल खरीदा उसको रसीद, वो बोला ठीक है मैं ले लूंगा, अपने आप सिक्के मैं ले लूंगा। अब वो हम सिक्कों की बजाय हम उन नोटों में ही लेन देन वो करना हमने शुरू कर दिया। और करते करते हमारे बुजुर्ग तो कहते थे नोट लिए, 10 का नोट लिए, 20 का नोट। लेकिन आज की पीढ़ी वो जो रुपया मान लिए 10 रुपए, लिए 100 रुपए, लिए 500 रुपए, वो रुपया कहने लगे उसको, जबकि वो रुपया मेरे हिसाब से नहीं, देश के प्रधानमंत्री के हिसाब से वो लीगल टेंडर है, कानून के हिसाब से वो लीगल टेंडर बता रहा। अब जब ये चल गया, अब सोना चांदी,
अब हम क्या, हमारे साथ क्या हो रहा है, हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं और रात दिन मेहनत करने के बाद जो हम अपना उत्पादन करते हैं उस उत्पादन को लेकर के हम कहां जाते हैं, मंडी में। और जो हमने मेहनत की, कमाई, उसके बदले में हमारे जो उत्पादन खेत में किया उसके बदले में मिला क्या, मिला कागज। कागज ही तो मिला। अब इसका दुष्परिणाम क्या हुआ, अब मैं 3 उदाहरण दूंगा इसके दुष्परिणाम के। इसका दुष्परिणाम यह हुआ, केवल यही तसल्ली नहीं हुई उनको कि साहब हमने सोने और चांदी के बदले इनको, इनके हाथ में कागज थमा दिया, यहां तसल्ली नहीं हुई उनको। अब आप देखिए इसका दुष्परिणाम क्या है। मैं, आपके सबके हाथ में मोबाइल है, गूगल है, सर्च करना। 1970 में एक मजदूर की मजदूरी है 5 रुपए से नीचे, लेकिन हम मान लेते हैं 5 रुपए मजदूरी है। और 1970 में सोने का जो रेट है वो है 180 रुपए तोला। 180 रुपए तोला, जो आज का तोला है जिसको 10 ग्राम कहते हैं, वो कितने का है, 180 का। 5 रुपए मजदूरी है। अब सरकार, आज मजदूरी कितनी है, आज है लगभग हम 500 मानते हैं, इससे ज्यादा तो नहीं है। जो सरकार ने मजदूरी तय कर रखी है वो इससे भी कम है, वो तो 200 के 300 करीब है, 280 है, कितनी है, हाँ वो कर रखे, लेकिन हम 500 मानते हैं। आज 500 के, तो सरकार क्या कर रही है, हमने मजदूरी 5 रुपए से 1970 से लेकर के आज तक 5 रुपए से कितनी कर दी, 500 रुपए, कितने गुना हो गई, 100 गुना मजदूरी बढ़ा दी मजदूर की। लेकिन उस समय 5 रुपए जब मिलते थे मजदूर को, उस समय उसको 36 दिन की मजदूरी में 36 पंजे 180 क्या मिलता था, 1 तोला सोना 36 दिन की मजदूरी में। और आज सोने का जो रेट है इस लीगल टेंडर में, जो बैंक का लीगल टेंडर है नोट में, वो है 1.5 लाख। अब 1.5 लाख रुपए इकट्ठा करने के लिए अब उस मजदूर को कितने दिन मजदूरी करनी पड़ेगी, 500 रुपए रोज से, 300 दिन। अब वो करेगा मजदूरी 300 दिन। उस दिन 36 दिन की, उस वक्त 36 दिन की मजदूरी में मिलता था उसको 1 तोला सोना, आज मिलेगा 300 दिन में। इसमें क्या हुआ, 300 में से 36 निकाल दो, 264। उस मजदूर की मजदूरी 1970 से लेकर आज 2026 तक 264 दिन की मजदूरी लूट गई। किसके माध्यम से, नोट के माध्यम से। बताया हमको गया 5 रुपए से 500 कर दिए, लेकिन उसकी 264 दिन की मजदूरी वो लुट गई। इसलिए आज का जो मजदूर है वो दुनिया की अट्टालिका खड़ी कर देता है, लेकिन खुद जो है वो बिना छत के है, खुद का जो घर है वो बैंक में है, गिरवी रखा है, खुद परेशान है, हताश है, निराश है, टेंशन में है, डिप्रेशन में है। ये स्थिति तो मजदूर की। अब आगे चलते हैं। अब किसान, चूंकि ये 2 वर्ग ऐसे हैं, ये इस देश का आधार है, मतलब नींव है, तो उनका हमला कहां है, नींव पर है कि इस देश की नींव को कमजोर कर दो, नींव को हिला दो, नींव को खत्म कर दो, तो पूरी जो देश की व्यवस्था वो नीचे गिर जाएगी। अब आते हैं किसान पर। खेती करते हैं हम, किसान की स्थिति बताता हूं। मेरे पिताजी इंटर कॉलेज के लेक्चरर थे और 1975 में, वो मैं बता रहा हूं जो मुझको खूब ध्यान है और आप सर्च कर सकते हैं, 1975 में उनका वेतन था 800 रुपए और 1975 में गेहूं का रेट है 100 रुपए कुंटल। तो एक लेक्चर की तनख्वाह में कितने गेहूं आए, 100 रुपए कुंटल से 800 रुपए वेतन है,
8 कुंटल। एक लेक्चर की तनख्वाह में मिलते थे 8 कुंटल गेहूं। अब इसका उल्टा कर दो, अगर किसान 8 कुंटल गेहूं लेके गया, उसको बदले में क्या मिला? एक लेक्चरर की वेतन मिल गया ना उसको। 8 कुंटल गेहूं में एक लेक्चर का वेतन मिल गया। आज लेक्चरर का वेतन क्या है? 1.5 लाख। और गेहूं का रेट 2300, 2500 मान लेते हैं। 2500 का रेट है। सरकार क्या कह रही है? हमने 100 रुपए से बढ़ा करके 2500 कर दिया। जो गेहूं का रेट 100 रुपए और सरकार कह रही है अब हमने 2500 कर दिया गेहूं का रेट बढ़ा करके। लेकिन जहां 8 कुंटल गेहूं में एक लेक्चर की तनख्वाह मिलती थी, आज एक लेक्चर की तनख्वाह मिलेगी। लेने के लिए उस किसान को कितने गेहूं देने पड़ेंगे? 70 कुंटल। 70 कुंटल किसान गेहूं लेके जाएगा, जब उसको क्या मिलेगा? एक लेक्चर का तनख्वाह मिलेगी। लेकिन अगर मैं इसको गोल्ड में करूं तो और भी ज्यादा देने पड़ेंगे, और भी ज्यादा देने पड़ेंगे। 1975 का जो गोल्ड का रेट है वो निकालो, गेहूं का रेट निकालो तो और भी ज्यादा जाएगा। तो किसान कितना गेहूं लूटा? किसान का 62 कुंटल गेहूं लुट गया उसका। इसलिए आज किसान आत्महत्या कर रहा है, कर्ज में डूबा पड़ा है, गांव छोड़ने को तैयार है, किसी बालक को खेती में लगाने को तैयार नहीं है। वो शुरू से उसको लगता है कि खेती में क्या रखा, जबकि भारत की क्या थी? उत्तम खेती, मध्यम वर्ग और करे चाकरी भीख समान। ये भारत की संस्कृति है। ये भारत की सबसे उत्तम काम अगर कोई है तो खेती का, सबसे धार्मिक काम अगर कोई है तो खेती का, सबसे सामाजिक काम अगर कोई है वो खेती का। खेती से ऊंचा कोई काम नहीं है। हर जीव जंतु पशु पक्षी प्राणी मात्र का पेट अगर भरता है तो खेती से भरता है। कैसे भरता है? एक हमारे कवि हुए हैं, उनका एक दोहा है, मैं सुनाता हूं, आपके ने सबके सुन रखा होगा। गौधन गजधन वाजधन और रतन धन खान। ये रहीम का दोहा है। रहीम पहले थे अब्दुल रहीम खनखना, अकबर की सेना में सेनापति थे वो, लेकिन बाद में वो हो गए रहीम दास। और उनका दोहा है, ये दोहा में क्या कह रहे हो? गौधन, गाय को क्या बताया? गज माने धन, गौधन गजधन, वाज माने घोड़ा, धन, और रतन धन खान। गाय धन है, हाथी धन है, घोड़ा धन है, और रत्नों की खान। रतन और धन, रतन धन खान, वो क्या है? वो क्या है? वो है भूमि। सारा अन्न कहां पैदा होता है? सब्जी कहां पैदा होती है? फल कहां पैदा होते हैं? पानी कहां निकलता है? सोना कहां निकलता है? चांदी कहां निकलती है? हीरे मोती जवाहरात कहां निकलते हैं? कोयला कहां निकलता है? पीतल कहां निकलती है? इस्पात कहां निकलता है? तांबा, कांसा, ये जितने भी खनिज हैं उस कहां निकलते हैं? जमीन में। और पेट्रोल कहां निकलता है? डीजल कहां निकलता है? गैस कहां निकलती है? ये जितनी भी सड़क जो बनती है वो सारी चीज कहां से निकलती है? तारकुल जमीन से निकलता, सब कुछ जमीन से निकलता है। तो इसलिए रहीम ने कहा रत्नों और धन की जो खान है वो भूमि है। वो भूमि किसके पास है? वो भूमि हमारे पास है, और हम कर्ज में है। मतलब सारा धन, सारे खनिज, मतलब सब कुछ रत्नों की खान हमारे पास है, हम कर्ज में है। और किसका कर्ज है हम पे? किसका कर्ज है? बैंक का कर्ज है।
अब बैंकों की सुनो। कोई गाय है किसी बैंक के पास? नहीं है। हाथी? नहीं है। घोड़ा? नहीं है। भारत में एक भी बैंक के पास 1 इंच भी जमीन नहीं है। ना खुद के मकान में है, दूसरे के में है। बैंक चल रहा है किराए की बिल्डिंग में, एटीएम किराए की बिल्डिंग में, बाहर जनरेटर लगा हुआ किराए का, बिजली किराए की, कंप्यूटर रखे हो किराए के, और जो लोग बैठे हैं उसमें किराए के। वो सब किराए के हैं। उसने हम कर्जदार बना दिया। ये कैसे संभव हो सकता है? मेरे गांव में बैंक खुला, मुझे खूब याद है जब बैंक खुला बचपन में, और उसी जो इंटर कॉलेज में, जिस इंटर कॉलेज में पिताजी लेक्चर थे, उसी में एक कमरा लेकर के किराए पर बैंक खुला। उस बैंक का नाम था सिंडिकेट बैंक। और जब छुट्टी हो जाती थी बैंक की तो मैनेजर 1-2 और वो गांव में घूमते थे। किसके पास? किसानों के पास। क्या कहते थे? नंबरदार, आपका जब फसल आ गए तो आप हमारे बैंक में खाता खोल करके वो जमा करना। मतलब बैंक वाले घर घर घूमते थे मैनेजर, क्या हमारे बैंक में खाता खोल करके हमारे यहां जमा करना। तो इसका मतलब हम पे एक्स्ट्रा था तभी तो जमा करवा रहे हैं वो। आज हम उसके सामने उसे दुबकते फिर रहे हैं। आज क्या के लिए आता है मैनेजर? किस्त टूट गई, जमा करो। जब आता था मेरे यहां जमा कर दो। अब वो कहता है कि तुम किस्त नहीं दे रहे, खेत कुड़की हो जाएगा, मकान नीलाम हो जाएगा, ये कर रहा। ऐसा कैसे हो गया? इसलिए हो गया कि जब हम लोन लेने जाते हैं बैंक में जरूरत में, पहले तो हमारा शोषण हो गया कि हम जो उत्पादन करते हैं वो लूट लिया गया हमारा। वो सारा धन वो लूटा गया हमसे, काय के बदले? कागज के बदले। और अब तो कागज भी खत्म, अब तो नंबर ही है। अब जब हमारा धन तो लूट लिया, लेकिन जीवे कैसे? बच्चे पढ़ाने हैं, चिकित्सा करनी है, खाने दीवाने भी देखने हैं, खेती करनी है तो यूरिया डीएपी लाना है। ये सारे कामों के लिए अब हमको पैसा चाहिए। सरकार ने कहा लो, हम तुम्हारी सुविधा के लिए हमें स्कीम दे, इतने 1000 करोड़ का हम किसानों का हम लोन जो है, लोन के लिए इतना बजट हमने वो रख दिया। अब जाते हैं हम सस्ता लोन। अब हम बैंक के लिए गए तो हमने बैंक में एक आवेदन दिया, उसी के पास होता है बैंक में ही आवेदन, एप्लीकेशन लोन के लिए। उस एप्लीकेशन पर उसने साइन कराए तो हमारी तरफ से एप्लीकेशन जाती है, परफॉर्मा उसका वही होता है उन्हीं के पास। तो उस एप्लीकेशन में लोन में हमने क्या मांगा? रुपया मांगा। उसमें लिखा हुआ है रुपया। मैं भारतीय नागरिक हूं, भारतीय नागरिक के नाते भारतीय मुद्रा रुपए में मुझको 10 लाख का लोन चाहिए, ये उसमें जाता। अब मैनेजर क्या कहता? अपने कागज दो प्रॉपर्टी के, खेत के, जमीन के, खतौनी वगैरह वो देता। वो उसको चेक करता है, पूरा तहसील में जाकर चेक कराएगा, तुम्हारी सिविल चेक करेगा, वही आदमी है कि नहीं है, कोई दूसरा तो नहीं है, आधार देखेगा, दुनिया भर की वो पैन कार्ड देखेगा, और सब देख करके पूरा फाइनल जब वो अपनी तसल्ली कर लेगा, फिर कागज निकालेगा वो एग्रीमेंट। वो एग्रीमेंट के दस्तावेजों पर साइन कराएगा। वो अंग्रेजी में होते हैं, कोई पढ़ता भी नहीं है, लेकिन हमने पढ़ लिए वो। उसमें भी उसने 10 लाख रुपए का लोन सैंक्शन किया है। हमने रुपया मांगा और उसने रुपए में 10 लाख का लोन स्वीकृत कर दिया, लेकिन हमको रुपया नहीं मिला, दिया नहीं। हमको क्या दिया? केवल हमारे नहीं, नोट भी कहां दिया, केवल हवा में खाता खोला और उसमें संख्या लिख दी 10 लाख। अब उसने तो लिख दी संख्या और हमने मान लिया 10 लाख का कर्जदार में हो गया, हमने मान लिया। ठीक इसी तरह मान लिया जैसे 1947 में हमने मान लिया कि हम आज आजाद हो गए। केवल हमको बैंक ने भ्रम दिया कर्ज का,
केवल भ्रम। अब उस भ्रम को उतारने के लिए जो उसने संख्या लिख दी हमारे खाते में, अब उस संख्या को उतारने के लिए हम क्या कर रहे हैं? मेहनत कर रहे हैं। खेत में मजदूरी, नौकरी, सड़क पर सुबह से लेकर शाम तक भग्गम भग्गा, सुबह से लेकर शाम तक भग्गम भग्गा रहती है। काय के लिए? क्यों? वो उतारना हमको कर्जा, और हम काय में दे रहे हैं फिर कर्जे को? मेहनत में। उन्हें तो संख्या लिख दे, हम अपनी मेहनत और उत्पादन दे रहे हैं। संख्या लिखने से कर्जा नहीं होता, रुपए में है एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट एक्ट 1872 उसकी धारा 20 उसमें स्पष्ट लिखा है, अगर दो पार्टियों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है और एग्रीमेंट की शर्तों को जो पार्टी पूरा नहीं करेगी तो एग्रीमेंट जीरो हो जाएगा और उसको सिविल कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है कि मुझे बैंक ये सिद्ध करे कि उसने मुझको रुपया दिया है, क्योंकि एग्रीमेंट में रुपया लिखा हुआ है। बैंक सिद्ध नहीं कर पाता कि रुपया दिया है मैंने। जब रुपया दिया ही नहीं तो किस आधार पर मुझसे वो रुपया वो ले रहा है? रुपया क्या है? 1 तोला चांदी और सोने में 777 मिलीग्राम सोना। अब उसने तो मुझे संख्या दी है, नोट दिया, संख्या है नोट। मान लीजिए 1 रुपए का नोट है, उसको लेकर के मैं दुकान पे गया और मैंने कहा दीजिए इसमें टॉफी दे, तो 1 रुपए में क्या टॉफी देगा वो? एक बैंक के नोट में, जो बैंक का नोट है संख्या है, उसमें मिलेगी दुकान पे 1 टॉफी। और वहीं अगर मेरा रुपया होता, मेरा रुपया मतलब 1 तोला चांदी, अब मैं उस चांदी के रुपए को लेकर जाऊं कि टॉफी देना जरा, तो कितनी टॉफी मिलेंगी? कम से कम 2500 चांदी में। समझ रहे हैं इस बात को? और अगर मेरा रुपया 777 मिलीग्राम गोल्ड है तब मुझको कितनी टॉफी मिलेंगी? 15,000 टॉफियां मिलेंगी। तो बैंक ने जो संख्या दी या नोट दिए, उस नोट में और मेरे रुपए में 15,000 गुने का अंतर है। इसलिए 15 लाख का लोन मेरी मेहनत की, खून पसीने की कमाई हुई मेहनत के 100 रुपए में चुकता होता है कानून के आधार पर। इतना बड़ा षड्यंत्र हमारे साथ इन बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से हो रहा है। और आपको लगता होगा कि बैंक सरकारी है, सारे बैंक प्राइवेट हैं। भारतीय रिजर्व बैंक भी प्राइवेट है, कॉर्पोरेट संस्था। एक आप देखना, आज के बाद चेक करना, अगर 1 रुपया किसी के पास हाथ में हो, रुपया नोट 1 रुपए का, तो उस पर आपको लिखे मिलेगा भारत सरकार, और उसमें जो हस्ताक्षर है वो है वित्त मंत्री, वो वित्त सचिव के, भारत सरकार का जो वित्त सचिव है उसके सिग्नेचर है। और जो 2 रुपए का नोट है, 2 रुपए से लेकर के 2000 तक के जितने भी नोट है, उन पर क्या लिख रहा है? वित्त मंत्री। उस पर सबसे ऊपर लिख रहा है भारतीय रिजर्व बैंक। 1 रुपए पे है भारत सरकार, देश एक है और करेंसी 2 है। वो भारतीय रिजर्व बैंक का नोट है 2 रुपए का, और उस पर साइन किसके हैं? रिजर्व बैंक के गवर्नर के। और ये फिर रिजर्व बैंक किसका है? कब बना रिजर्व बैंक? 1934 में। 1934 में सरकार किसकी थी? अंग्रेजों की। अंग्रेज चले गए, इसलिए हर नोट पर भारतीय रिजर्व बैंक के नीचे लिखा होता है गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। हमने आरटीआई डाल करके पूछा, ये जो नोट पर लिखा है गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत, ये कौन है? आरबीआई ने लिख के दे दिया आरटीआई के जवाब में,
हमको पता नहीं है केंद्रीय सरकार कौन है। ये जो सरकार बैठी है इसने भी लिख के दे दिया हमको पता नहीं है, क्योंकि केंद्रीय सरकार कौन थी? सेंट्रल गवर्नमेंट। वो 1947 में भारत से चली गई, उसका शासन था, उसका बैंक है। जब वो चली गई तो वो भगाए नहीं गए, वो योजनाबद्ध तरीके से गए थे। जब उन्होंने आरबीआई स्थापित कर दिया तो उन्होंने पूरी व्यवस्था कर दी लूट की, कि भारत की जो लूट रहे हैं हम, वो लूट अब हमारी, चूंकि हमने आरबीआई बना दिया, अब हमारी लूट बराबर वो चलती रहेगी। और जो आरबीआई है वो किसके अंडर चलता है? आरबीआई चलता है बैंक ऑफ इंग्लैंड के अंतर्गत आज भी, और बैंक ऑफ इंग्लैंड चलता है इजराइल के अंतर्गत। और उसका जो मालिक है, जो भारत का आरबीआई है, उसका मालिक है रॉकशाइल्ड, सर्च करना, और वो इजराइल का है, वो उसका ऑनर है आरबीआई का। तो बैंक, अब ये तो बात यहां हो गई। अब अगली, कानून के आधार पर जब 1 रुपया 777 मिलीग्राम गोल्ड है तो बैंक का नोट छापने का नियम है, कितना नोट छाप सकता है वो, क्योंकि गवर्नर ने वचन दे रखा नोट पर, वचन दे रखा नहीं,